में ये आएगा, if the perimeter and area of the circle are numerically equal, perimeter and area of सर्कल आर न्यूमेरिक, आप नोट ले लेना जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें मैंने व्हील वाले क्वेश्चंस करवाए हैं। वर्कशीट शेयर करूंगी, वर्कशीट में होंगे। इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ये भी लास्ट ईयर का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगर पुरानी बुक है तो उसमें होगा। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन रेडियस ऑफ सर्कल इज, उसमें एक्सरसाइज 12.1 है ना जो इसका क्वेश्चन। ये एक्चुअली प्योरली सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो आपकी एक्चुअल एक्सरसाइज अब बुक में दी हुई है, वो सेक्टर सेगमेंट्स की बात करती है, ठीक है। और इसके बाद एक और सर्कल था जब कंबाइंड फिगर्स में सेक्टर सेगमेंट्स बनते थे, वो आपकी डिलीट हो चुकी है। तो एरियाज ऑफ सर्कल में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज रह गई है ब्रॉडली, ठीक है। व्हील्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, उसके सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे क्लास में, बाकी आई विल शेयर द वर्कशीट। तो उस वर्कशीट के बेसिस पर उसमें हर तरह का मुझे होता है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ आपको। एरियाज ऑफ सर्कल ना, उसकी वर्कशीट भी उतनी कर लो, काफी है, ठीक है ना। सो वी हैव पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का है तो पेरीमीटर 2πr ही होगा, अगर सेक्टर हो तो पेरीमीटर अलग होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सर्कल है इट विल बी 2πr। एरिया इज πr², पाई कैंसिल हो गया, बट ऑब्वियसली वी डोंट कट, एमसीक्यू फॉर्म में है तो हम रेडियस स्क्वायर से कट करके r2 कर देते हैं। लेकिन अगर ये हमारा सॉल्विंग वे में होगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, r कॉमन लोगे, r-2 लिखोगे, r=0 और r=2। तो r=0 बिकॉज रेडियस हमें एक नंबर चाहिए, हम कह रहे हैं सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता, रेडियस 0 का मतलब है कि सर्कल है ही नहीं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई विल टेक रेडियस एज 2 सेंटीमीटर, इसको मार्क कर दो। अब ये मत कहना कि एमसीक्यू में 0 दिया होगा कि नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा, समझ में आ गई बात ये। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी पिछली वाली पुरानी वाली बुक्स में हुआ करती थी। हाँ, डायमीटर, रेवोल्यूशंस वगैरह वाले क्वेश्चन जो, ठीक है, करवाऊंगी उसके आगे क्वेश्चंस। अभी 2 क्वेश्चंस बस एक बार ये इंट्रोडक्शन दे दी थी उसके, ठीक है। बाकी अगर कोई रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगी, उसमें से देख लेना। आई हैव शेयर्ड द वर्कशीट ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसके आंसर्स नहीं है, बस शायद आंसर्स दोबारा से शेयर करूंगी। देखो पहुंच गई है ना, डिलीट कर रही हूँ मैं। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। तो अब 2 चीजें समझनी है, व्हाट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये ना आपने अपनी 9th क्लास में सेक्टर के क्वेश्चंस बहुत किए थे हमने, पर उसमें किए थे प्रूव वाले क्वेश्चंस। सेक्टर में एंगल बन रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय सेक्टर, और व्हाट इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में बेसिकली हमने क्या किया, ये हमने सर्कल लिया, अभी पिछली क्लास में पढ़कर आए हो, ये आर्क होती है, ए बी इज द आर्क, ओ इज द सेंटर। तो इफ आई ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, वी गेट दिस पोर्शन, जैसे एक पिज्जा स्लाइस होती है, कंप्लीट पिज्जा सर्कल में होता है और उसकी एक स्लाइस, दैट इज कॉल्ड द सेक्टर, ठीक है। अब सेक्टर को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, जो वो एंगल बनाता है सेंटर पर, एंगल मेड बाय अ सेक्टर, सेंट्रल एंगल जो होता है उसको थीटा डिनोट किया जाता है हम लोग अपने फॉर्मूला में। तो यहां से मेरे पास 2 चीजें आती हैं सेक्टर के लिए। फर्स्ट, इफ आई नीड टू फाइंड, देखो अगर ए से बी तक जाना है और हम सर्कल में जा रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे जा रहे हैं, तो ए बी को अगर मैं इस तरह से लिखती हूं तो ये क्या हो जाता है, आर्क ऑफ सर्कल। तो मुझे ना लेंथ ऑफ आर्क कहा जाती है, निकालो कि ये पोर्शन कितना है, ठीक है ना। तो देखो ये किस में बनकर आ रहा है, सर्कल की बाउंड्री में। सर्कल की बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस, मतलब 2πr, और पूरा सरकमफ्रेंस 360 डिग्रीज होता है,
सर्कल में पूरा सेक्टर, मतलब अगर मैं कंप्लीट ये लेती हूँ तो आई हैव 360 डिग्रीज। थीटा ने इसमें अपने पास कितना रखा है, तो इनटू थीटा बाय 360। दैट्स वाई ये 2 पाई r थीटा बाय 360 का फॉर्मूला होता है। इसमें 2 और 360 को कैंसिल नहीं करते हैं, कर देते हैं कि आप लिखो पाई r थीटा बाय 180, बट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज 2 पाई r बिकॉज वी टेक सर्कमफ्रेंस एंड थीटा बाय 360। देख हर बुक में तुम्हें ये फॉर्मूला मिलेगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा पाई r थीटा बाय 180 इज द फॉर्मूला, बोलेगा 2 पाई r थीटा बाय 360। यही लिख दो, पेपर बहुत जल्दी चेक होता है। किसने लिखा कि तुमने पाई r लिखा है, नीचे नंबर नहीं चेक किया, नंबर वो तुम्हें नंबर नहीं देगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है ना। वाई वी गो, क्योंकि बोर्ड का पेपर चेक होगा ना, आपने ये 2 नहीं लिखा होगा। अब ये 2 नहीं लिखा हुआ, समटाइम्स मैं भी पेपर चेक करती हूँ ना, फॉर्मूला स्लाइटली चेंज किया हो, आपने 2 नहीं लिखा तो मुझे लगेगा 2 इसने मिस कर दिया। आई माइट स्किप दिस 180, मेरा 180 पे नजर ना जाए, और होता है ये। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लिखकर उसके बाद जैसे मर्जी करो, जो आपको स्टैंडर्ड, जैसे बुक में भी 2 पाई आर थीटा ही लिखा हुआ है, उसने यहाँ पे पाई आर थीटा नहीं लिखा हुआ, तो यही चीज लिखो। ठीक है ना। अब आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल, और थीटा ने अपने पास कितना रखा, तो इट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्रीज। ठीक है। और एक चीज होती है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। आज तो मैं सारी आपको कैलकुलेशंस ही करवाऊंगी। ठीक है। कल ना मैं सेक्टर एंगल जो हमारे आते हैं उनको सबको डिफरेंशिएट करके हर एक ट्रायंगल को सेगमेंट्स में ना, मैं हर एक ट्रायंगल में आपको फॉर्मूलाज लिखवा दूंगी कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। क्योंकि सेक्टर में ना कोई भी एंगल दिया हो आपको, ऑड एंगल जिसकी आपको वैल्यू नहीं भी पता, जैसे अगर मैंने आपको 35 डिग्री दे दिया तो आप आंसर निकाल सकते हो। बट अगर हमें आगे इसके क्वेश्चन निकालने हैं, चलो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लिखते हैं ना, तो हमें क्या करना है, ये रेडियस और ये रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क, तो इट इज l प्लस 2r। और एक चीज जो आपको कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेगी, वो कॉम्पिटिशन्स में या स्पीड टेस्ट में होती है, या ओलंपियाड्स में या एनटीएससी में सिखाई जाती है। देखो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें भी 2 पाई आर थीटा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा, द वेरिएबल्स द पैरामीटर्स आर ऑलमोस्ट सेम, है ना। पर हो क्या रहा है, लेंथ में एक आर है, एरिया में 2 आर है, स्क्वायर है। ठीक है ना। अगर आप चेक करो तो पाई और पाई इसमें सेम है, थीटा और थीटा सेम है, 360 सेम है। फर्क क्या आया, यहां पर इसके पास 2 है, यहाँ पे इसके पास आर स्क्वायर है। तो अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेंथ मुझे दी हुई है आपकी, तो लेंथ को मैं आर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। ठीक है ना। क्योंकि मुझे आर स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने एक रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 जो फालतू है उससे मैंने डिवाइड कर दिया। तो दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला। ये ना ऐसा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके वाले स्कूल में आया था आज से 2 साल पहले। ये डायरेक्ट, मतलब ये ओरली क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था, बट अगर हम उसमें थीटा निकाल कर सॉल्व करते तो लंबी वैल्यू आती है, थीटा ना एग्जैक्ट नहीं आता, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली वो था एनटीएससी का क्वेश्चन कि जब आपने ओरली विद दिस फॉर्मूला आपने 2 स्टेप्स में सॉल्व कर लिया। ठीक है। वो 5 मार्क्स का था, तो तब से मैं ये फॉर्मूला करवाई देती हूँ कि लेंथ इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस डिवाइड बाय 2। कभी ऐसा क्वेश्चन कोई एमसीक्यू में मिल गया ना, तो आप टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इज लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया। और इसको कोई डिराइव करना मुश्किल भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि 2 पाई आर थीटा को मुझे पाई आर स्क्वायर थीटा करना है, तो पहले तो मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर ये 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड कर। समझ में आ गया। ठीक है ना। अब होता क्या है, सेक्टर में ना कोई भी एंगल दिया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फिगर आती है, सबने लिख लिया इसको, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास, हमारे सर्कल्स चैप्टर में ना नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ना, वो एक सेक्टर तो लिख लिया। अब सेक्टर क्या होता है ना, उसने हमने सर्कल का पार्ट लिया, यहां पर ऐसे आंख पर हम सर्कुलर पाथ लेकर चल रहे हैं। दिस इज सेंटर, दिस इज ए, दिस इज ओ। अब ए बी को मैंने कॉर्ड बना दिया, ए बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, तो ए बी क्या हो गई, कॉर्ड। एंगल तो थीटा ही है अपने पास। तो इस सेक्टर के ना 2 हिस्से हो गए,
एक तो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है एओबी, और एक ये जो मून सा कुछ दिख रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट। एक तो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है एओबी, और एक मुझे दिख रही है सेगमेंट। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन होता है टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। मैं सिर्फ आज फॉर्मूलाज करवाऊंगी और उसके क्वेश्चंस करेंगे। कल के बाद ना, कल की क्लास में ना, मैं क्या करूंगी, इस सेगमेंट में ना कौन कौन से एंगल दिए जाएंगे सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास टारगेट क्या है ना, देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, आई विल फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल हटा दिया तो ये सेगमेंट बनकर आ जाएंगे। ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल के बारे में आप क्या कह सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका सेंट्रल एंगल हमें गिवन है ना। अगर मान लो मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, लिखो, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस जिसमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थीटा मैं कह रही हूं 80 डिग्रीज है। तो आप क्या निकाल सकते हो, आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, पाई 7 स्क्वायर 80/360। पाई को हम लिख लेंगे 22/7, 7 × 7 × 80/360। ये 7 कैंसिल हो गया, आपके पास एक नंबर आ गया, एरिया का एक प्रॉपर सा नंबर बनकर आपके पास आ जाएगा, है ना। सॉल्व कर सकते हो ना, पूरा एक एग्जैक्ट नंबर आएगा। अब जब भी आपको सेगमेंट का एरिया निकालने को दिया जाएगा ना, आपको समझना है, हमने सेंट्रल एंगल दिया हुआ है हमें, और आपको रेडियस दी जाएगी। ठीक है, रेडियस तो बाय डिफॉल्ट हमें चाहिए ही चाहिए। मुश्किल आती है सेगमेंट का एरिया निकालने में, मुश्किल कहाँ आती है, ये ट्रायंगल आकर फंस जाता है कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे निकालें। रेडियस हमारे पास है, सेंट्रल एंगल है, और कुछ नहीं दिया हुआ। समझ में आ गया। तो ये दो चीजों से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, बात को समझो। फिर से मैं क्या कह रही हूं, कि सेक्टर का एरिया तो कोई भी एंगल दिया हो, मैं यहाँ को 180 की जगह 135 कर दूं, तब भी आप निकाल सकते हो, आई कैन मेक इट 140, तब भी आप कैलकुलेशंस तो कर ही लोगे ना। लेकिन जब हम आते हैं ट्रायंगल पर, है ना, उस ट्रायंगल में आई कैन नॉट फाइंड द एरिया बेस्ड ऑन ओनली रेडियस एंड थीटा, क्योंकि मुझे यही दिया जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का तो या तो मुझे बेस इंटू हाइट चाहिए, या मुझे तीनों साइड चाहिए, मैं हीरोन फॉर्मूला लगाऊं। आपको कॉर्ड कोई देने वाला नहीं है, उसने कहा सेगमेंट मैंने ना रेडियस के इतने एंगल रख के काट लिया, मुझे बता दो भी लेंथ ऑफ आर्क क्या है, अब बताओ कि सेगमेंट कितना है। समझ में आ गई बात ये, आपको उसने ये नहीं कहा कॉर्ड की लेंथ कितनी बनी है, या फिर ऑन फॉर्मूला लगाओ। तो यहां पर ना हमारे पास एरिया का एक फॉर्मूला होता है जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। समझ में आ गया, वो आपने याद करना है। आपकी डेरिवेशन वो फॉर्मूलाज की इजी है, आप कर भी सकते हो, लेकिन उसकी डेरिवेशन कोई है नहीं। 11th क्लास में मैथ्स पढ़ोगे तो वहां समझ में आ जाएगा। तो कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड ये नहीं कि यहाँ पे वर्क करेगा, इट वर्क एवरीवेयर इन एनी ट्राइंगल। तो कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना, कोई भी ट्राइंगल दिया हो, राइट एंगल ना हो, मान लो मुझे एबीसी दिया हुआ है, ये साइड ए ये साइड बी, रिक्वायरमेंट्स क्या है कि एडजेसेंट साइड्स गिवन हो ट्रायंगल में, और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल दिया हो। दो साइड्स गिवन हो, कोई भी दो साइड्स, और उनके इन बिटवीन इंक्लूडेड एंगल, जैसे एस से एस हो, साइड एंगल साइड। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगता है। और फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू, ये थीटा है ना, इसको लिख देंगे साइन थीटा। अब ये याद कैसे करना है कि साइन ही क्यों लिया, ये यूज कर सकते हो फॉर्मूला, ये कर, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक हो गया, बताती हूँ। वो डेरिवेशन होती है क्योंकि आपको ए साइड दी हुई है, वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो हाइट निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ इट, फिर बेस ये और ये हाइट। समझ में आ गया, ये हाइट निकाली, ये ट्राइंगल लिया, एच अपॉन ए इज साइन थीटा, एच कितना आ गया, ए साइन थीटा। अब लगाओ हाफ इंटू
बेस इंटू ए साइन थीटा, तो आ गया हाफ ए बी साइन थीटा। इसको आप डिराइव कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन इसको अच्छे से याद करना हो तो कैसे करोगे? राइट एंगल ट्राइंगल आता है ना? पता है ना राइट एंगल ट्राइंगल? जो मुझे याद करवाया गया था, डेरिवेशन हमें भी नहीं सिखाई गई थी, हमें कहा था इसको ऐसे याद करो। कैसे आता है ना, तो टीचर्स ने एक्सप्लेन नहीं करते थे इतना, तो कहते थे ऐसे याद करना है इसको। ये आपको साइड ए दी हुई है, ए बी है ना। इसका अगर एरिया निकालना होता क्या करते हो? हाफ इंटू ए बी, है ना। बीच में क्या कौन सा एंगल है? 90। ये फॉर्मूला एक्चुअली है हाफ ए बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। इसको खत्म कर दिया कि वो तो 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो यहां से याद किया कि जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हो, हाफ एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट ले लिया, हाफ बी इंटू एच, उनमें 90 डिग्री का एंगल है, साइन 91 है, इसीलिए ये फॉर्मूला हमने याद करवाया गया। समझ में आ गया? डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हाइट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए निकाल ली, फिर ये बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, आपके पास ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया सबने। अब अपने सर्कल्स पे आएंगे, तो सर्कल्स में क्योंकि जो ट्रायंगल है वो कौन सा है? आइसोसलेस। उसकी साइड जो एडजेसेंट वाली दो हमें दी हुई हैं वो क्या है? रेडियस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम यहां यूज करते हैं वो क्या है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, तो हमें दो चीजों के हिसाब से एरिया निकालना था। ठीक है ना, एक तो रेडियस चाहिए थी, एक थीटा, वही दिया हुआ है, और उन्हीं को यूज करके हमने एरिया निकाल लिया। कोई भी आपको सेक्टर सेगमेंट का क्वेश्चन दिया जाएगा ना, उसमें रेडियस दी जाएगी और सेंट्रल एंगल दिया जाएगा, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी हमने उन दोनों को यूज करके ही निकाल लिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ी है इतनी सी, एंगल्स हमें वैल्यू पता है, 0, 30, 45, 60, 90, है ना। तो अगर सेगमेंट का एरिया निकालने को आएगा ना, तो आपके पास कौन से एंगल्स आएंगे आप वो लिखो। अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो इसका ना मैं प्रॉपर टेबुलेट करवा दूं, कि अभी मैं कैलकुलेशंस करवाऊंगी, अभी करवाऊंगी ना बोरिंग लगेगा कि थीटा ये दिया हो, कुछ समझ नहीं आने वाला। इसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट कर लेंगे। या तो थीटा आपके पास आएगा सेगमेंट निकालने के लिए 30 डिग्रीज, या थीटा आएगा 60, या 45, 90 और 120, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। 120 आ सकता है, 120 इज इन योर सिलेबस, वो करवाऊंगी मैं। उनका फॉर्मूला भी डायरेक्ट है, उसको यूज कर सकते हो, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए ना यही एंगल्स आते हैं, 30, 45, 60, बिकॉज यू नो साइन 30, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो साइन 30 पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो साइन 60, एरिया ऑफ ट्राइंगल साइन 45, आपको वैल्यू पता है। पर मैंने अगर आपको 80 डिग्री दे दिया तो आपका हो गया हाफ आर स्क्वायर साइन 80। अब क्या करोगे? यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, मुझे साइन 80 नहीं ओरली याद है, या तो आई नीड अ कैलकुलेटर, और आई नीड माई टेबल, और आई नीड समवन टू गाइड मी कि साइन 80 को ये लो, या क्वेश्चन में लिखकर आए कि साइन 80 को ये लेना है। ठीक है, तो यहां पर आकर सेगमेंट थोड़ा सा अटक जाता है, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टैंडर्ड एंगल्स, और हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेटर्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, कोई टेबल्स अलाउड नहीं है, तो आपको ये स्टैंडर्ड एंगल्स ही आएंगे सेगमेंट निकालने के लिए। ठीक होगी बात ये? तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, और पहले अब वो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, इसके एग्जांपल्स में। एग्जांपल नंबर 1 तो नहीं, एग्जांपल नंबर 1 पे देखो। एग्जाम्पल 2 जो है वो बाद में करवाऊंगी, 120 डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये सिलेबस का पार्ट है, डिलीट नहीं किया इसको। हो गया बच्चे, सब क्लियर कर दूं? एग्जाम्पल नंबर 1 करें, एग्जाम्पल 1 के बाद में एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अब हम कल प्रॉपर टेबुलेट करवाओगे कि 30 डिग्री में ट्राइंगल कौन सा होता है, तो क्वेश्चन की वेरिएशंस क्या हो सकती हैं, आज तक आई नहीं है, पर इन केस थोड़ा दिमाग खुला रखें हम, कि अगर देखो क्या होता है, अगर सेक्टर एंगल 60 डिग्री है, अब खुद लगाओ, सेंट्रल एंगल ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द रेडियस दे कैन गिव यू द कॉर्ड। नहीं नहीं, वही कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल होगा, बस वो दिमाग वहां पे बैठ के लगाना है। तो वो एमसीक्यू फॉर्म में दे दे तो आप टाइम बहुत लगा लो, क्योंकि कॉर्ड दी हुई है, रेडियस का करें। तो इंस्टेंट वहां पे दिमाग चलना चाहिए कि अगर आपको ट्राइंगल में सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दे दिया, तो वो ट्राइंगल कौन सा बनता है? इक्विलेटरल। ठीक है ना, तो वही सब चीजें मुझे करवानी है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो रेडियस हमें कितनी दी हुई है? इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, थीटा इज गिवन एज 30 डिग्रीज।
सो एरिया ऑफ द सेक्टर। अच्छा, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर पता है ना? माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट वो तो हमने क्लास में 9 में डिटेल में किया हुआ था। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। माइनर नहीं, पहले थीटा ही निकाल लेंगे, माइनर हटा देंगे। तो ये हो जाएगा पाई इज 3.14, 4 का स्क्वायर थीटा 30 डिवाइड बाय 360। So 3.14 into 4 into 4 divide by 12. So 3.14 हो जाएगा 12.56 डिवाइड बाय 3। और एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर। 4.19 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया इतना? अब उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मतलब कि हमने 30 डिग्री वाला सेक्टर का एरिया निकाल लिया, अब बाकी बचे वाले का निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल -4.19 कर दो, या फिर अगर ये एंगल 30 डिग्री था तो बाकी बचा कितना है? 330। तो यू कैन यूज पाई आर स्क्वायर 330 बाय 360 एज वेल। आप ये भी कर सकते हो, बट बेटर यही रहेगा। पाई आर स्क्वायर निकालना आसान है, 3.14 इंटू 16 करना है, -4.19। ठीक हो गया इतना? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना, मेजर सेक्टर, तो बड़े वाले का। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालकर 4.19 हमने निकाला हुआ है, उसको माइनस करना है। ठीक है? या फिर हमने कहा कि ये एंगल मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो मैं बाकी वाला एंगल निकाल लूं। ठीक है ना? ऑल्टरनेटिवली वो भी कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस करना आसान है। यहाँ 330 पहले तो यहाँ पर लिखोगे, इसको 110, फिर बात वही आ गई ना, ये चीज तो आप पहले करके आ रहे हो। क्लियर हो गया इतना सबको? एक्सरसाइज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी एक ही एक्सरसाइज है, इसके अलग से और क्वेश्चंस नहीं है जो आ सकते हैं, पर हाँ इसमें से ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में से जो इजी वाली फिगर्स हैं वो करवा दूंगी, जो पेपर में आती है। ठीक है? एमसीक्यूज में भी आई हुई है, आपके सैंपल पेपर में भी लिखा हुआ है उन क्वेश्चंस को। तो वो सब चीजें मैं थोड़ी बहुत करवाऊंगी, ज्यादा नहीं। एक्सरसाइज 12 पॉइंट, सॉरी 10 11 पॉइंट, नहीं 10.1 है ना? 11 नहीं है, 10 है। 11 है? क्यों? हमारी 9th चैप्टर था। हाँ 11 है, ठीक। सर्कल्स का वहां पर हो चुका है ना 9th चैप्टर, ठीक है। 11.1, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्रीज। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्रीज। कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, तो पाई को 22/7 लेना है। रेडियस 6 इंटू 6 है, थीटा है 60/360। 46.05, ठीक।
की फीस ड्यू है, फीस भी पे कर दो। ठीक हो गया बच्चे सबका ये? ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस। तो यहां पर वी आर गिवन क्वेश्चन नंबर 2 में सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 22 centimeter. So 2 pi r is 22. 2 into 22 by 7 into radius is 22. Let radius of the circle is equal to r centimeters. बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। तो रेडियस कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। जहां तक ना आपके फिगर में कुछ आपने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ट्रायंगल हो, जैसे यहाँ पर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, ठीक है। जहां तक फिगर वहां जरूरी होती है जहां पर आपका क्वेश्चन, आपने अगर मैंने लिखा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, देन आई नीड माय फिगर। ठीक होगी बात है? आपने अब 60 डिग्री एंगल कहा है, आपको कॉर्ड की लेंथ दी है, दिस इज अ ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो एक्सप्लेन करने के लिए देन यू नीड योर फिगर। ठीक है ना? तब आपको प्रॉपर उसकी डायग्राम बनाना होगा, अदरवाइज यू कैन स्किप यहाँ पर। तो रेडियस इज 7/2। देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिया हुआ है, सिंस इट इज अ क्वाड्रेंट, सो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सो पाई को उसने कुछ नहीं कहा हुआ, 22/7, 7/2, 7/2, 90/360। तो 7/8 नहीं, 77/स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको डिवाइड भी कर सकते हो, पीछे बुक में ना एज इट इज लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 ना क्लॉक्स का क्वेश्चन है। इसमें दिया आपको मिनट हैंड हुआ है, पूरी बुक में हर जगह मिनट हैंड हुआ है, लेकिन 22 में आर हैंड का एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया था। हाँ, उसमें एंगल निकालना था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखा दूंगी कैसे करना है, मैंने उस क्लास में भी सिखाया था। पर हुआ क्या था कि किसी बच्चे को याद रहा तो उसने यूज कर लिया, किसी को नहीं याद रहा तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज बेस्ड ऑन क्लॉक्स, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मिनट हैंड एंड आवर। देखो, क्लॉक में सर्कल की शेप दी जाती है हमेशा, एक क्लॉक को वैसे तो स्क्वायर भी होती है, लेकिन जो हमारे पॉइंट्स हमने मार्क किए होते हैं वो ऑलमोस्ट एक सर्कल की शेप में होते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, दिस इज 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। ठीक है ना? दो हैंड्स होते हैं, द लॉन्गर वन इज कॉल्ड द मिनट हैंड एंड द शॉर्टर वन इज कॉल्ड द आवर हैंड। टाइम जो भी हम फाइंड करते हैं या जो भी हम घड़ी को पढ़ते हैं कि टाइम कितना हुआ है, वी नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल वॉचेस, हम लोग पूरी एनालॉग वाली वॉच की बात ही कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आर हैंड की मूवमेंट और मिनट हैंड की मूवमेंट से भी डिसाइड द टाइम। अब आर हैंड को तो पता नहीं मैं आर हैंड हूं, है ना, उसकी सिर्फ मूवमेंट डिफाइन की हुई है। मिनट हैंड भी अपने हिसाब से अपनी स्पीड पे चल रहा है, उसको एक स्पीड प्रोवाइड की हुई है, उसी स्पीड पे चलता है। तो हो क्या रहा है कि जो मिनट हैंड है वो 12 से स्टार्ट करेगा, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया हमने, इसको दोबारा से 12 पर आना है, तो 360 डिग्रीज कवर किए। लेकिन एक मिनट हैंड दोबारा से 12 पर कब आता है? आफ्टर 1 आवर। सो मिनट हैंड कवर्स 1 राउंड या कवर्स 360 डिग्रीज एवरी 60 मिनट्स। लिखो, मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्रीज। जो हमारी क्लॉक्स होती है ना,
जो भी उसकी एक्यूरेसी होती है वो इसी चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, आपने वॉच को अलाइन किया, उसको सेट किया टाइम, और आफ्टर 2-3 डेज या तो वो 5 मिनट पीछे हो जाती है या टाइम थोड़ा आगे बढ़ जाता है ना। उसको हम स्लो वॉच फास्ट वॉच कहते हैं। तो वहां पे एक्यूरेसी कहाँ से आती है, इसी चीज से आती है कि वो क्यों स्लो है या क्यों फास्ट है। उसके मतलब उसके इंजन में जो उसका अंदर का जो उसमें मोटर लगी हुई है उसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो उसके अलाइनमेंट में जितनी एक्यूरेट होगी ना, जितना उसमें वेरिएशन कम होगा, उतनी एक्यूरेसी आती है वॉच में। ठीक है। तो वो पहले when we didn't have digital watches, when the software is not that developed, तो पहले बहुत होता था, घड़ी को सेट करते थे एंड आफ्टर 2-3 days ना, या हफ्ते बाद चेक करते थे, वो 5 मिनट पीछे हुई होती थी। तो स्कूल के टाइम्स को चेक करने के लिए तो इसलिए नहीं, 5 मिनट पीछे है, हम लोग लेट ना हो जाए। तो इसीलिए ये चीजों को ना बहुत अच्छे से स्टडी किया जाता था, तब समझाया था कि आपको एक्यूरेसी वॉच की कैसे रखनी है। तो मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्रीज इन 60 मिनट्स। ठीक है। तो 360 डिग्रीज कवर किए हैं 1 मिनट में। मुझे स्पीड निकालनी है एक तरह से, सॉरी 60 मिनट्स में। तो इन 60 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड इज 360 डिग्रीज। 1 मिनट में कितना कवर किया जाएगा, 360/60। तो यहां से मेरे पास आता है 6 डिग्रीज। तो अब मैं लिख दूंगी स्पीड ऑफ मिनट हैंड विच इज 6 डिग्रीज पर मिनट। Speed of minute hand is 6 degrees per minute, या minute hand covers 6 degrees in 1 minute. Minute hand covers 6 degrees in 1 minute. Minute hand covers 6 degrees in 1 minute. क्लियर हो गया इतना सबको। अब ऐसे ही आर हैंड में आते हैं। आर हैंड ने भी 12 बजे से स्टार्ट किया यहां से, है ना। आर हैंड मूव करता है आर्ली, 1 घंटे के बाद वो कहाँ होगा, 1 पर, आफ्टर 1 आवर 2। तो पूरा चक्कर उसको लगा के दोबारा 12 पे आना है, तो कितने टाइम में आएगा, 12 आवर्स। तो एएम पीएम हमने बनाया होता है, घड़ी में एएम पीएम नहीं होता, एनालॉग वॉचेस में एएम पीएम नहीं होता। तो आर हैंड बाय डिफॉल्ट विल कवर 360 डिग्रीज इन 12 आवर्स। ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, एंगल मेड बाय आर हैंड इन 35 मिनट्स। ठीक है। सो आर हैंड कवर्स 360 डिग्रीज इन 12 आवर्स। तो 1 आवर में कितना कवर करेगा वो, 360/12, 30 डिग्रीज। वैसे भी देखो ना, इस पूरी क्लॉक में हमने 60 डिविजन्स की होती हैं टाइम की, है ना। तो 360/60 करोगे तो 6 डिविजन, मतलब यहाँ पर 5 मिनट्स का गैप है, और 6 डिग्रीज एक डिविजन है, 30 मिनट्स का, 30 डिग्रीज का गैप बन गया ना एक में। 5 मिनट का फर्क है दोनों में, 1 से लेकर 12 तक। ठीक है। और हमने 360 डिग्रीज को 6, सॉरी, मैं क्या बोल रही थी, चलो 1 आवर में वी हैव 360/12, 30 डिग्रीज कवर किया आर हैंड ने। ठीक है। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कवर किया 30 डिग्रीज, या फिर 1 मिनट में कवर किया 30 डिग्रीज/60 विच इज ½ डिग्री पर मिनट। तो यहां से लिख लोगे स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज ½ डिग्री पर मिनट। ठीक है। तो क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में एक्चुअल क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द एंगल मेड बाय आर हैंड इन 35 मिनट्स। 1/2 इंटू 35, 17.5 आंसर था, 35/2 बेसिकली दिया होता ऑप्शंस में। और अच्छी बात यह क्या थी, क्योंकि हर बार क्वेश्चन मिनट हैंड का आता है, आर हैंड को कोई पूछता भी नहीं था। सीरियसली कोई नहीं पूछता आर हैंड के बारे में, कुछ ने आज तक नहीं पूछा, मतलब 10 ईयर मैंने देख लिया, नहीं थे। तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था वो। और अच्छी बात मतलब क्या थी कि मिनट हैंड वाला उसने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ, राइट। तो दिस इज हाउ साइकोलॉजी ऑफ अ कॉम्पिटिशन वाला पेपर वर्क्स, कि वहां पर क्योंकि करवा रहे हम आपको मिनट हैंड है, पेपर में आ गया आर हैंड, अगर आपने मिनट हैंड का ऑप्शन दिया होता ना, आधी से ज्यादा जनता वो मिनट हैंड मार्क करके आ जाती, और पेपर में आने के बाद कहते हैं अच्छा आर हैंड दिया हुआ है, वो गलत है। समझ में आ गई बात। ये द ओनली क्वेश्चन वाज कि आप मिनट हैंड, क्योंकि जब मैंने भी सॉल्व किया तो मैंने कहा तो इजी है, मिनट हैंड का निकालना है, इंटू 6 करना है। तो देन आई सेड ऑप्शन से कोई है ही नहीं 6 वाले, इंटू 35/6 का कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है ना। सो देन वी रियलाइज, रीड इट अगेन, कि वो 35 डिग्रीज आपको उसने आर हैंड के बारे में दिया हुआ है, विच इज 35/2। क्लियर होगी बात ये।
तो भी कह रही हूँ बोर्ड का पेपर क्रैक करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बोर्ड का अगर आप गलती कर रहे हो ना तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि आप गलती कर रहे हो एमसीक्यू में, अगर अच्छे से पढ़ाई की हुई है ना, और आपको पता है फॉर्मूला सीख है। जैसे ये जो इनएडवर्टेंट होता है ना कि हमने बिल्कुल ही एक्साइटमेंट में गलती कर दी या ध्यान ना देने की वजह से गलती की है, आता ना था नहीं आता था उस वजह से नहीं की है। आई नो द फॉर्मूला फॉर मिनट हैंड, मैंने ऑप्शन चेक किए, मुझे 35/2 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 35/4 दिया हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगी? एकदम से दिमाग आएगा कि ऑप्शन तो दी नन ऑफ दीज दिया हुआ है, नन तो था ही नहीं, एक और ऑप्शन दिया हुआ था, कुछ ऐसा ही था, मे बी 70 लिखा हो, पर इन्होंने 35/6 के हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। सो आई इमीडिएटली रियलाइज कि मैं कुछ क्यों गलती कर रही हूँ, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा आर हैंड। बोर्ड का पेपर क्रैक करना मुश्किल नहीं होता, 100 लाने बहुत आसान है, पर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ाई की हो। ठीक होगी बात ये, क्लियर हो गया इतना, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 का है, अब ये पूरा फॉर्मूला लिख लिया है ना, तो कल आर हैंड मिनट हैंड के बारे में कुछ भी कहा जाएगा तो वी नो द स्पीड, उसके बेसिस पर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस जो हमें दी हुई है दैट इज 14 सेंटीमीटर, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 minutes। सो एरिया स्वेप्ट इन 5 minutes निकालना है, ठीक है? तो हम लिखेंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 minutes will be equal to 5 into 6, 30 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां से पाई r² थीटा बाय 360, 22/7, 14 into 14, थीटा 30, और ये आ जाएगा 360। तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, अगर ये कहा जाए फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 5 minutes, तो आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। समझ में आ गया? डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड ने कि टिप ने कितना मूव किया है, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। तो 2πr θ/360, एंगल तो उतना ही बनेगा ना, आपके पास ये है। ठीक है, अब 5 मिनट में एंगल तो उतना ही रहा, अब मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालने को कहा है तो आई फाइंड दिस, एरिया कहा है तो आई फाइंड द कंप्लीट। ठीक है, तो ये आ गया 2 into 22/7 into 14, थीटा कितना दिया हुआ है हमें? 30/360। नहीं, 22/3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। Start with question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter. है ना, आंसर 154 लिखा हुआ है, पॉइंट्स कर दोगे तो ठीक रहेगा। वैसे तो जो बुक में पीछे आंसर दिए हुए हैं वो फ्रैक्शंस में ही दिए हुए हैं। सर्कल्स का ही टेस्ट लूंगी ट्यूसडे को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends right angle at the center.
फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, वैसे तो यहां पर ना वी राइट एक्स, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एक्स माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो मुझे रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 90 डिग्रीज। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा करके लिख दो। ठीक है, 90 डिग्री एंगल दिया हुआ, वैसे भी कर सकते हो। पाई को हमने यूज करना है 3.14, रेडियस इज 10 × 10, थीटा 90/360 माइनस हाफ, आर स्क्वायर क्या हो गया 10 × 10, साइन 90 इज 1। ठीक है, तो ये 4 आ गया। तो बेसिकली दिस इज 3.14 डिवाइड बाय 4 माइनस 50। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, दिस इज 7, 78.5 माइनस 50 विच इज 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया इतना? दिस इज एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। नाउ इट सेज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ क्या होती है, आपको माइनर सेगमेंट दे दिया ना, वो जहां पे मेजर लिखते हैं ना तो लगता है सेगमेंट ही है। ठीक हो गई बात ये? तो जब सेगमेंट मेजर सेगमेंट का हुआ है ना, तो एंगल मेड बाय मेजर सेगमेंट कितना है? 360 माइनस 90, 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 3.14 इंटू 10 × 10, थीटा इज 270, डिवाइड करेंगे 360 से, सो 314 × 3/4 आ जाएगा। 314 × 3/4। तो बेसिकली आपने 78.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया? कितना हो जाएगा? 2235.5। समझ में आ रहा है तुम लोग? कुछ नहीं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है ना बेटा। तो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब मेजर सेक्टर का मतलब है एंगल क्या हो जाएगा? माइनर में अगर 90 था तो बड़ा एंगल दोनों में क्या है? अच्छा, मेजर सेक्टर का मतलब ये नहीं ऑब्ट्यूज एंगल है। मेजर सेक्टर का मतलब ये भी नहीं है कि रिफ्लेक्स एंगल है। मेजर सेक्टर मतलब है कि अगर मैंने लिया है 200 एक एंगल और एक है 160, दोनों ही ऑब्ट्यूज है, एक रिफ्लेक्स हो गया, है ना? तो इसमें मेजर सेक्टर कौन सा होगा? 200 वाला। माइनर कौन सा होगा? 160। हाँ, तो 60 डिग्री माइनर मेजर में तभी आता है क्योंकि वो एंगल छोटा होगा बाकी सबसे। जो छोटा पोर्शन है उसको हम माइनर बोलते हैं, बड़े वाले पोर्शन को मेजर बोलते हैं। एक्सर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास हर एक एंगल 120 डिग्री है या एक एंगल 120 डिग्री है, तो मेजर सेक्टर तब बनता है जब ऑब्ट्यूज एंगल हो, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स या किसी से नहीं बनता है, छोटे बड़े दो एंगल्स, कितने भी एंगल्स हैं, मेजर सेक्टर उसमें ही आएगा। क्लियर होगी बात? है तो मैंने ये देखो ना, इसके कैलकुलेशंस में इसको मल्टीप्लाई किया,
3.14 और ये 3/4, so 3.14 into 3/4, 78.5 into 3 is the answer. 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पहले सेगमेंट कहा, फिर सेक्टर कहा, वो भी मेजर। तो बाय द टाइम यू फाइंड माइनर सेगमेंट, जितने एक्साइटेड होते हैं हम लोग सेगमेंट ही निकाल देते हैं। वो नहीं करना बाय डिफॉल्ट की एरिया ऑफ सर्कल माइनस सेगमेंट, वो नहीं करना, आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही कहा हुआ है, वो भी एज इट इज पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन 5 4 कर लिया सबने? 5 करें? लिख लिया बच्चा सबने? चलो क्वेश्चन 5 करो, खुद ही करो आप, जिसमें आपको दिया हुआ है सर्कल में रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, आर्क का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट लिखा है एरिया ऑफ द सेक्टर, अब यहां पर भी उसने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर, और फिर कहा है एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो ये क्वेश्चन कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कल मोर और लेस ये चैप्टर काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी इसकी काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में ना इसके एक्स्ट्रास करवा के खत्म है। अब तो लगता है सिलेबस हो जाएगा काफी तुम्हारा, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी स्टार्ट करवा के ऑलमोस्ट हो जाता है। उसके फिर सर्कल्स के थोड़े बहुत रिवाइज करवाने हैं, और जितने भी जो जो चैप्टर्स पीछे रहते हैं जो नहीं किए हुए उनकी लिस्ट बना के रखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके रखो कि ये नहीं आता ये नहीं आता, अपने डाउट्स तैयार रखो बस। 22। The length of arc is 2 pi r theta by 360. 2 into वन आता है बेटा, एग्जैक्ट कट हो जाएगा। दिस इज 231, यहां से 441√3/8। जब तक √3 की वैल्यू नहीं दी जाती सॉल्व नहीं करना होता, यहीं तक इसका आंसर छोड़ देना है आपने। ठीक हो गया? √3/2 होता है, मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल का एरिया √3/4 होता है, यहाँ पर 4 ही आएगा। ठीक है, तो 231 माइनस 441√3/4। तो आपको जो आंसर बुक में दिया हुआ है ना, पीछे भी एनसीईआरटी में इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो एक्सेप्टेबल होगा ये आंसर। अगर आपको √3 की वैल्यू दी जाएगी तो आप √3 की वैल्यू को पुट करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, अप्रोक्सीमेट करके माइनस कर दोगे। समझ में आ गई बात? है क्वेश्चन नंबर 5 डन। हाँ तो उसी को यूज किया। नहीं नहीं, अगर आपका सेम क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली उसी को यूज करो। समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 घर से कर सकते हो, देखो। A chord of a circle radius 15 subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segments. अब देखो इसने पाई भी दे दिया और √3 की वैल्यू भी दे दी, मतलब इसमें पूरा अप्रोक्सीमेट करना। समझ में आ गई बात है? चलो कर लो क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेशंस घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर सकते हो अभी। क्वेश्चन 7 120 डिग्री एंगल है, वो मैं कल करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद बाकी सभी क्वेश्चंस ना कोई पेपर में तो आ ही जाता है। मल्टीप्लाई किया तुमने इसको, एलसीएम लिया है ना? हम्म।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क लेना है। करें क्लास ऑफ।